हमारा आज का चैप्टर है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा, इसको पहले मैं रीड कर देता हूँ। किसी चालक के दिए गए क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा उस क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले नेट आवेश को कहते हैं। यहाँ पर नेट आवेश की बात करी गई है। नेट आवेश का मतलब ये है कि चूंकि जब विद्युत धारा कोई प्रवाहित होती है, समझ गए, तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज बता देते हैं तुमको। जैसे ये चालक तार है, ठीक है। तो अगर हम इस जगह की बात करें तो इधर से मान लो Q1 आवेश जाता है इस साइड में, इससे विपरीत दिशा में Q2 आवेश आता है। माइक बंद कर दो। तो नेट आवेश किधर जा रहा, मान लो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है, तो Q नेट क्या होगा, मेरा हो जाएगा Q1 माइनस Q2। ये किस दिशा में होगा, ये मान लो ये दिशा, ये A है, ये B है, तो A से B की ओर दिशा क्या होगी, A से B की ओर। ये हमारे, ये तो आवेश प्रवाहित हो रहा है। जब इसको समय से, प्रति एकांक के समय की बात कर रहा है तो समय से भाग देना। जैसे प्रति एकांक समय की बात करें तो समय से भाग देंगे। प्रति एकांक समय की बात कर रहा है, अगर प्रति एकांक कूलम की बात करेगा तो फिर आवेश से भाग देंगे, समझ गए। वो प्रति एकांक आवेश की बात करेगा तो फिर आवेश से भाग देंगे। प्रति एकांक समय की बात करता है फिजिक्स में तो फिर समय का भाग देते हैं। प्रति एकांक दूरी का बात करेगा तो फिर दूरी से भाग देते हैं। तो यहाँ पे समय की बात किया है तो दोनों तरफ समय से भाग दे दो। तो यहाँ हमारा क्यू नेट अपान में टी, इसको क्या बोलेंगे, आई। ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाई टी। नेट शब्द का यूज इसलिए किया है क्योंकि आवेश जो है, जो ठोस चालक होते हैं ना, हमारा जो अध्ययन रहेगा ठोस चालकों पर ही हमेशा केंद्रित रहेगा। तो ठोस चालकों में क्या होता है कि धनायन होते हैं, पहली बात तो। वैसे ठोस चालक जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब ये क्या होता है, ठोस चालक मुख्यतः सब वो धातु चालक ही होते हैं, एक दो अपवाद को छोड़ करके। ठीक है, ग्रेफाइट धातु होती है फिर भी विद्युत की सुचालक होती है। तो इसमें क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला आया तो ये धनावेशित हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला आया तो ये धनावेशित हो जाएगा। इस प्रकार से सारे के सारे परमाणु धनावेशित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आवेश के धारा के चालन को मुक्त आवेश के पदों में ही अध्ययन करेंगे, धनायनों को नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, धनायन तो अपनी जगह में रहेंगे, इधर उधर हिलेंगे नहीं। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन से, मान लो ये क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ठीक है, तो इससे कितनी देर में पार हो रहे हैं, ठीक है। मान लो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन इधर उधर रेंडम मोशन करते हैं, इधर कितने इलेक्ट्रॉन गए 100, इधर कितने इलेक्ट्रॉन गए 100, तो कुल धारा कितनी होगी, या इसको आवेश में बदलोगे तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर दोगे तो नेट आवेश, कुल प्रवाहित आवेश इस समय एक दिशा में 0 होगा। ठीक है, तो नेट धारा भी 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, थोड़ी देर बाद मान लो इधर इधर आवेश कितना जाए, 200, इधर इलेक्ट्रॉन 200 जाए, इधर 100 जाए, तब क्या होगा, तब ये होगा कि इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ज्यादा, इधर कम जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ नेट आवेश का प्रवाह होगा। और इधर इसको अगर तुम उसमें क्यू में बदलोगे, आवेश में बदलोगे, तो Q1 हो जाएगा 200 गुणे में इलेक्ट्रॉन का आवेश, इधर से 100 गुणे में इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन सारा निगेटिव हो जाएगा तो नेट आवेश किस दिशा में बहेगा, नेट आवेश ऋणात्मक है, दोनों का अंतर लेना पड़ेगा, समझ गए। तो इस दिशा में इलेक्ट्रॉन ज्यादा बहेंगे, इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में हमारा विद्युत धारा होती है। अगर आवेश की बात, इसको तो इलेक्ट्रॉन के पदों में हमने व्यक्त कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में कितना बहेंगे, कुल जो आवेश होगा क्यू, क्या होगा, क्यू नेट जो होगा, इस दिशा में कितना इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं,
इस दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं 200 इलेक्ट्रॉन माइनस का, इस विपरीत दिशा में बह रहे हैं 100, तो 100 घटा दोगे तो माइनस ऑफ माइनस 100 इलेक्ट्रॉन, टोटल लगभग माइनस का 100 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इतना आवेश इसमें किधर से किधर को बह रहा है, इधर ए है इधर बी है, तो ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो जब ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहा है तो जो धारा होगी उसके विपरीत दिशा में मानी जाती है। ठीक है, तो ऋणात्मक आवेश के बहने के विपरीत दिशा में धारा मानी जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आवेश जो जो धारा की दिशा होगी आई इक्वल टू हो जाएगी Q अपान में T। इसका जो है वैसे भी आंकिक मान ले लेते हैं, समझ गए। ये जो आवेश है ये ऋणात्मक मान है, तो इसका कभी कभी आंकिक मान लेते हैं, परिमाण ले लेते हैं, परिमाण लगा तो आवेश धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा कुल मिला के हमेशा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100E, यहाँ पे बटे में T, यही हमारी धारा हो जाएगी। ये तो ऐसे छोटा से मैंने तुमको बताया। इसमें बनेंगे कई बारी क्या ऑब्जेक्टिव, ये बनेगा कि धारा अगर किसी तार में नहीं बह रही है तो क्या उसमें आवेश का प्रवाह होता है कि नहीं होता। तो आवेश का प्रवाह तो होता है लेकिन नेट आवेश का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, किसी बैलेंस इधर अगर 100 कूलम जाएगा तो इधर भी 100 कूलम जाएगा, नेट आवेश प्रवाह शून्य होता है। अगर धारा को प्रवाहित होना है तो नेट आवेश प्रवाह कुछ न कुछ एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम होना चाहिए, तो जिधर ज्यादा हो रहा होगा वही उसी दिशा में धारा बहेगी, कहने का मतलब ये यहाँ पे इसका मीनिंग ये है। और इससे जो है इतना समझने के बाद तुम लोग ऑब्जेक्टिव जो होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी उनको कर सकोगे। किसी चालक के दिए गए, ये अथवा में परिभाषा है, किसी चालक के दिए गए क्षेत्रफल से नेट आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो दिए गए क्षेत्रफल से नेट आवेश प्रवाह सेम बात है। अब इसके बाद ये थोड़ा सा डिटेल इनने लिखा है, माना किसी परिच्छेद के बाईं ओर से दाईं ओर टी समय में प्रवाहित आवेश Q प्लस तथा ऋण आवेश Q माइनस है। Q प्लस का मतलब यह है जैसे तुम लोग कभी कभी जब पढ़ाई करते हो तो कई बारी तुम लोग सफिक्स लगाते हो, समझे। सफिक्स का मतलब यह है कि इसका मीनिंग समझ लो, नहीं तो किताब पढ़ते समय तुम समझ ही नहीं पाओगे कभी भी। जैसे मैं बोल दूं इसको जेड, जैसे धनायन होता है तो ऐसे ऊपर प्लस लगाते हो कि नहीं है। ऋणायन होता है तो क्या लगा देते हो, मान लो ए है निगेटिव यहाँ पे लगा दिया तो ऋणायन होगा, जैसे क्लोरीन है निगेटिव। ठीक, और भी कई वैसे बारी जैसे हम क्या करते हैं राशियां मान लेते हैं, जैसे x1 और x2 मानते हो कि नहीं मानते, क्यों। तो x यहाँ पे बड़ा है 1 के, ये भी x है, दोनों को अलग अलग प्रदर्शित कर लिए 1 और 2 लगा दिए, जैसे दूरी x1 है x2 है। तो इसी प्रकार q है, इसे प्लस लगा दिए कि ये धनावेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, आवेश है लेकिन धनावेश है ये q माइनस का मतलब है ये आवेश की कोई मात्रा होगी लेकिन ऋण आवेश होगी। जैसे मान लो इसको -100 कूलम ले सकते हैं, इसको प्लस का 100 कूलम ले सकते हैं। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं कि माइनस का प्लस का 50 भी ले सकते हैं। क्यों माइनस का मतलब क्या होता है, इसको माइनस का 50 भी ले सकते हैं। ठीक है, माइनस का 51 52 जो भी लेना हो ले लो। ठीक है, ये मीनिंग होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे टी समय में परिच्छेद के बाईं ओर से दाईं ओर प्रवाहित नेट आवेश Q प्लस ये वाला प्लस छोटा से है नीचे, समझ गए। अब माइनस में Q माइनस होगा, तो धनावेश में से अगर किसी दिशा में मान लो, इसमें फिगर में तो नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन मान लो Q प्लस इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, इस दिशा में, और Q माइनस इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो Q माइनस Q प्लस मान लो 100 है, Q प्लस 100 है, Q माइनस -100 है, तो 100 माइनस -100 करोगे तो 200 आवेश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्यों। तो यहाँ से अगर मैं करूँ Q नेट इस वाले को दोनों के लेके, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस में माइनस का 100, तो कितना आ जाएगा प्लस का 200, तो इतना आवेश बह रहा कुल मिला के, समझ गए। तो इस तरीके से हम हमेशा निकालते हैं Q नेट। यदि आवेश के प्रवाह की दर नियत हो तो परिच्छेद से होकर प्रवाहित धारा
आई इक्वल टू क्यू अपान टी। क्यू अपान टी मतलब कि जितना भी आवेश प्रवाहित हो रहा है उसमें से हम टी का भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको कई बार क्यू नेट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया चूंकि हिंदी में लिए इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। भाषा में शब्दों में लिख दिया है यहाँ पे नेट। अब यहाँ धारा आई एक स्थायी धारा है, चूंकि ये समय के साथ नहीं बदल रही है, ठीक है। क्योंकि परिवर्ती धारा भी होती है जो समय के साथ बदलती रहती है, तो वो धारा यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे समय के साथ धारा, जब तुम लोग बैटरी चार्ज करते हो मोबाइल की, तो उसमें क्या है, मोबाइल शुरू में ज्यादा तेज चार्ज होता है, अब बाद में एकदम धीरे धीरे चार्ज होता है, देखा है कि नहीं है। तो धीरे धीरे चार्ज होता है मतलब धारा धीरे धीरे बहती है बाद में, और शुरू में बड़ी तेज बहती है। तो वही कहानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ज्यादातर हम एनालिसिस जो करेंगे स्थायी धारा के लिए करेंगे, ठीक। तो शुरू से लास्ट तक हमेशा एक जैसी धारा जिसमें बनी रहती है। यदि आवेश प्रवाह की दर परिवर्ती हो तथा परिच्छेद से टी डेल्टा टी समय में नेट आवेश डेल्टा क्यू एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित हो, तो समय इस समय अंतराल डेल्टा टी में परिच्छेद से गुजरने वाली औसत धारा। तो इसमें क्या होगा, अब भाई क्या है कि यहाँ पे जो अब ये परिच्छेद है, ठीक है, तो यहाँ पे जो धारा गुजरेगी वो बार बार समय के साथ बदल रही है। तो जब समय के साथ बदलेगी, तो मान लो तुमने घड़ी 10 बजे स्टार्ट किया धारा की गणना करना, बैटरी मोबाइल में चार्जर मतलब चार्जिंग के लिए लगा दिया, तो शुरू में तेज धारा रहेगी। शुरू में क्या होगी, अगर तुम शुरू में मान लो कि 10 बजे चेक करोगे, तो हो सकता है कि 1 सेकेंड में 3 कूलम आवेश बहे, तो धारा कितनी हो जाएगी, 3/1। थोड़ी देर, इसको I1 बोल देते हैं, थोड़ी देर बाद जब एकदम मोबाइल लगभग चार्ज होने वाला आधा घंटा बाद, तब तुम देखे कि 1 सेकेंड में मात्र 2 ही कूलम आवेश जा रहा है, तो 2/1 कर दोगे, तो यहाँ पे धारा कितने निकलेगी, 2। शुरू में कितनी निकली, 3। धारा परिवर्ती है कि नहीं है, क्यों, ये 10 बजे के समय की धारा है, और ये सॉरी 10 बजे के टाइम की धारा है, ये 10:30 पे धारा हमने चेक करी तो अलग धारा निकली, समझ गए। दोनों के लिए समान समय में आवेश इसमें इसमें ज्यादा बह रहा है, इसमें कम बह रहा है, तो धारा अलग अलग है। ऐसी धाराओं को परिवर्ती धारा है, तो समझ गए। तो उसके लिए, हाँ क्या हो तो रही है, हो रही, समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा। अब धारा का तुम्हारे और भी उपयोग है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी करंट, तो वो भी परिवर्ती धारा होती है, लेकिन उसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे, समझ गए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद में अध्ययन करेंगे। तो परिवर्ती धारा के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग निकलती, इसीलिए उसमें क्या यूज करते हैं, उसमें जैसे उसमें क्या है, परिवर्ती धारा के लिए डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा टी शब्द का यूज करते, मतलब व्यंजक का यूज करते हैं धारा के लिए, समझ गए। क्यों, ये किसी डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश अलग 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 टाइम में जैसे एक होता है टाइम इंस्टेंट, जैसे मान लो 10 बजे एग्जैक्टली 10:15 पे और 10:30 पे अलग अलग टाइम पे तुमने सेम समय लिया, यहाँ भी 1 सेकेंड समय लिया, यहाँ भी 1 सेकेंड समय लिया, यहाँ भी 1 सेकेंड समय लिया, समझ गए। तो एक ही सेकेंड में जब यहाँ पे चेक करोगे, तो यहाँ पे डेल्टा टी तुम्हारा 1 होगा, यहाँ पे भी डेल्टा टी 1 होगा, यहाँ पे भी डेल्टा टी 1 होगा, लेकिन क्यू जो है अलग अलग होगा। यहाँ पे Q1 हो सकता है 3 हो, यहाँ पे क्यू यहाँ पे हो सकता है कि 2 हो, यहाँ पे क्यू यहाँ पे 1 हो, समझ गए। तो ये कहानी है तुम्हारी। तो जब अलग अलग क्यू आएगा, तो तुम जब धारा निकालोगे तो अलग अलग निकलेगी, ठीक है। तो ये कहानी है। अब हो तो समझ गए, तो ये कहानी है यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसी को हम क्या करते हैं, किसी टाइम इंस्टेंट के लिए, समझ गए। ये भी एक सेकेंड का टाइम, मान लो इसको और छोटा करना चाहें, तो जो धारा की एकदम परफेक्ट डिफिनीशन होगी, हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डेल्टा टी समय लेते हैं, इसको एकदम 0 के बराबर, लगभग 0 के करीब लें, तो डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा टी, इस पूरे पद को मिला के हम
डी क्यू अपान में डी टी लिख सकते हैं, जहां पे डेल्टा अपान में डेल्टा हो, डेल्टा समथिंग अपान में डेल्टा समथिंग, और लिमिट लगा दें नीचे हर में जो लिखा है उसमें लिमिट लगा दें टेंडिंग टू जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं, डी क्यू अपान में डी टी। ये हमेशा मिलेगा साइंस में, ठीक है, ये आज एक बार सीख लो, फिर आगे हमेशा काम देगा, ठीक है। तो ये होता है तत्क्षणिक धारा। क्या होती है? तत्क्षणिक धारा। तत्क्षणिक धारा। तो ऐसे केसेस क्या कब यूज होते हैं, इसका भी हम ध्यान वो अनुमान लगाएंगे कब। अरे इसका यूज तब होगा जब हम इंटीग्रेशन के थ्रू धारा निकालने की कोशिश करेंगे या प्रवाहित आवेश निकालने की कोशिश करेंगे, तब इसकी जरूरत होती। चलो, तो वही बात यहाँ पे लिखा है। इस धाई धारा के लिए हम हमेशा धारा एवरेज धारा जो होगी हमारा आई ही, एवरेज धारा और आई धारा दोनों इक्वल होती है। जैसे एवरेज धारा जो निकालते हैं, जैसे मान लो कि हम मोटा मोटा निकाल लिए, समझ गए, हम सोच रहे हैं बदल रही धारा कम ज्यादा हो रही, कोई मतलब नहीं, हमने एक कुछ टाइम ले लिया 5 सेकंड का, 5 सेकंड में बहने वाला कुल आवेश निकाल लिया, तो मान लो 25 आया, तो 25/5 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, एवरेज धारा निकलेगी, समझ गए। तो डेल्टा टी अपान में ये जो हम फार्मूला यूज करते हैं डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा टी आई, ये के प्रकार से एवरेज धारा। तो यहाँ पे कायदे से एवरेज धारा ही लिखना चाहिए था, एवरेज लिखा भी है, ठीक है, एवरेज लिखा भी है। तो एवरेज धारा को अगर हमको तत्क्षणिक धारा बनाना है तो लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, फट्टे से बन जाएगा, ये लिमिट लगा दिया, तत्क्षणिक धारा बन गया, समझ गए। तो ये कई बार ये टर्म आएंगे, हमेशा आते रहेंगे। अब देखो धारा मूल धारा जो है राशि कैसी है, मूल राशि है, ठीक है। नंबर एक बात, 7 राशियां होती हैं, एम के एस मीटर किलोग्राम और सेकेंड, और एम्पियर हो गया, धारा हो गया, ताप हो गया, तो 3 2 5 हो गए। फिर ताप के बाद और भी होते हैं, तो ज्योति तीव्रता बोलते हैं उसको, कैंडिला उसका मात्रक होता है, वो बहुत कम तुम लोग को फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, ज्यादातर मुलाकात 90% तो तुम्हारा मीटर किलोग्राम सेकेंड टेम्परेचर और धारा से होगा। यही 5 बीमाएं चलेंगी। मोल की तो कोई बीमा जल्दी से देखने को मिलती नहीं है, बीमा होती भी नहीं है उसमें, म्यू अगर कहीं कहीं लिखा होगा तो म्यू लिखा रहता है मोल की बीमा की जगह पे। और चलो, और कोई कैंडिला जो होती है बहुत कम ही यूज होगी तुम्हारे फिजिक्स में। तीसरा पॉइंट देखते, बीमा क्या होगी, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मीटर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को एम से, और सेकंड को एस से, कैपिटल एस से, नहीं सेकंड को किससे, टी से, कैपिटल टी से, समय को, ठीक है। और इसी प्रकार से एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और बीमा इसकी हो गई। परिपाटी, परिपाटी का मतलब हो गया चिन्ह, परिपाटी जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, के अनुसार विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में तथा ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में ली जाती है, ठीक है। तो जो धनावेश के जो प्रवाह की दिशा होगी उसकी दिशा में होगा, ऋण आवेश अगर तुम्हारे पास ऋण आवेश बह रहा है, नेट आवेश, तो जिस दिशा में बह रहा होगा उसके विपरीत दिशा में उसकी धारा की दिशा ले लेते हैं, सब तुम लोग को पता है पहले से। यदि किसी चालक में धन तथा ऋण दोनों प्रकार के आवेश प्रवाहित हो रहे हो तथा इनके कारण उत्पन्न वैद्युत धाराएं क्रमशः आई प्लस और आई माइनस, फिर से यहाँ आई प्लस का मतलब क्या कह रहा, आई प्लस का मतलब हो गया कि धन आवेश के कारण उत्पन्न धारा, और आई माइनस क्या हो गया, ऋण आवेश के कारण उत्पन्न धारा। तो नेट धारा आई प्लस व आई माइनस के बीज गणितीय योग के बराबर होगी। कहने का मतलब यदि धन आवेश तथा ऋण आवेश का प्रवाह एक ही दिशा में हो तो आई प्लस और आई माइनस विपरीत दिशा में होगी, और अतः नेट धारा आई प्लस माइनस आई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझने में बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, और ये अगर एग्जाम में यूपी बोर्ड में तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं तो उस समय डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हम गलतियां करते हैं। होता है एकदम आसान है, इसमें पूरा लॉजिक और रीजनिंग का सही से अगर पकड़ लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर तब तो घूमते रह जाओगे। अब देखो इसको इसी में बता देता हूँ मैं, जैसे आई प्लस है तो इसमें इधर मान लो तुम्हारी धारा इधर बह रही है, ठीक है, मान लो 100 कूलम आवेश 1 सेकंड में इधर की तरफ बह रहा है, तो धारा कितनी हो जाएगी, 100 एम्पियर, समझे, इस दिशा में, ठीक, इस दिशा में 100 एम्पियर होगी। और ऋण आवेश क्या है, वो भी इसी दिशा में बह रहा है, तो ऋण आवेश के कारण जो धारा बनेगी वो विपरीत दिशा में बनेगी,
इधर तो बनेगी, तो इसको आई माइनस बोलेंगे। आई माइनस का मतलब ऋण आवेश के कारण उत्पन्न धारा। तो अब जब इसका मान निकालेंगे तो इस धनावेश की वजह से इस दिशा में धारा बन रही है, ऋण आवेश के कारण इस दिशा में धारा बन रही है। तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, समझे? तो क्या होगा, आई प्लस, और डिफरेंस का चिन्ह यहाँ पे लगाया हूँ माइनस, इन दोनों में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, समझे? जैसे इधर इधर मान लो 100 कूलम है, इधर 50 कूलम है, तो 100 माइनस 50, 50 कूलम बचेगा, और जो ज्यादा है उसी की दिशा में धारा दिखा देंगे। समझ गए? ये कहानी है। इसमें ये मत, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे इस बात से कि सोचेंगे कि ये वाला ऋण आवेश के बहने की दिशा है आई माइनस। आई माइनस नहीं है ऋण आवेश के बहने की दिशा। ऋण आवेश तो इस दिशा में बहेगा, तो धारा जो बनेगी वो इसके विपरीत दिशा में बनेगी। समझ गए? और इसमें तो धारा इस दिशा में है, ये 100 कूलम। ये कहानी है यहाँ पे। तो आई इक्वल टू आई डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब, इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि जो भी दोनों वैल्यू होंगी, दो अंकिक मान होंगे, उसमें एक 50 है एक 100 है, तो जो 100 वाले को पहले रखेंगे और जो छोटा है उसको बाद में रखेंगे और घटा देंगे। समझ गए? उसका मीनिंग ये है आई प्लस, या तो मॉड लगा लो, किसी को भी किसी में घटा दो, बाहर निकलेगा पॉजिटिव के साथ में। ये मीनिंग है इसकी। अब यदि धन आवेश ऋण आवेश के प्रवाह की प्रवाह विपरीत दिशा में हो, तो आई प्लस की जो धनावेश के बहने की वजह से जो धारा की दिशा बनेगी वो ये होगी। मान लो इसी दिशा में धनावेश तुम्हारा बह रहा है। अब इसमें क्या है, ऋणावेश भी क्या आ रहा है विपरीत दिशा में, तो ऋणावेश इस दिशा में बह रहा होगा, उसकी वजह से धारा जो बनेगी ऋणावेश के बहने की विपरीत दिशा में, तो धारा दोनों में सेम सेम डायरेक्शन में आ गया। उस केस में क्या करेंगे, आई प्लस और आई माइनस के कारण जो भी धारा, मतलब धनावेश ऋणावेश के कारण जो धारा उत्पन्न होंगी, दोनों को जोड़ देंगे। ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, इसको बैठ के घर में आराम से सोचना तो पता चल जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब है पांचवा, विद्युत धारा में। इसको और अगर सही से समझना हो, अगर डाउट हो रहा तो एक बार बता दे। देखो, इसमें क्या है, जैसे एक धनावेश इस दिशा में बढ़ रहे हैं, मान लो 100 कूलम बह गए, ऋणावेश विपरीत, इसमें ऋणावेश भी इसी दिशा में बह रहा है, मान लो 90 कूलम। ठीक? तो क्या होगा, इसको जब धारा बनाओगे, तो जो धारा बनेगी, जो इसको जब समय का भाग दे करके इसको धारा बनाओगे, तो इसी दिशा में तो धारा आएगी जिस दिशा में धनावेश बह रहा है। आएगा कि नहीं आएगा? और बोलते भी जाओ माइक ऑन करके, जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश इस दिशा में बह रहा है, तो जो धारा बनेगी वो विपरीत दिशा में उसकी दिशा बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो जब विपरीत दिशा में बनेगी तो धारा की दिशा यहाँ पे विपरीत आई कि नहीं आई? इसको आई माइनस लिख देता हूं मैं। क्यों? तो एक इस दिशा में धारा, एक इस दिशा में जाए, तो दोनों धाराओं का डिफरेंस ही तो आएगा यहाँ पे। आएगा कि नहीं आएगा? अब दूसरा केस चेक कर लो। इसमें आवेश जो है धनावेश इस दिशा में बह रहा है, और ऋणावेश भी इसी दिशा में बह रहा है। दूसरे केस में कह रहा है दो आवेशों की दिशा सेम दिशा में हो, धनावेश और ऋणावेश। ऋणावेश भी इसी दिशा में बह रहा है, तो धनावेश तो जिस दिशा में बहता है उसी दिशा में हम धारा की दिशा मानते हैं, यह है। ऋणावेश विपरीत, इसमें ऋणावेश विपरीत दिशा में बह रहा है। जब ऋणावेश विपरीत दिशा में बह रहा है तो धारा की दिशा इसके विपरीत मानोगे, तो ये धारा की दिशा ये देखो इसके विपरीत दिशा में है। तो इस केस में दोनों की दिशा सेम हो गई, दोनों की दिशा सेम हो गई। तो मान लो ये कितना है 100 कूलम, ये कितना है माइनस का 90 कूलम, लेकिन ये विपरीत दिशा में बह रहा है। किस दिशा में बह रहा है? विपरीत दिशा में बह रहा है। तो इसके कारण जो धारा उत्पन्न होगी वो तो इसी दिशा में उत्पन्न हो जाएगी, सेम सेम में। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर मान लो ये 1 सेकेंड में बह रहे हैं, ये वाला काम 1 सेकेंड में हो रहा है, ये वाला दोनों पहले वाले का, तो आई प्लस की वैल्यू आ जाएगी 100, और आई माइनस की वैल्यू, आई माइनस ये वाले के कारण जो धारा उत्पन्न होगी विपरीत दिशा में वो होगी माइनस का 90। समझ गए? और दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 10 एम्पियर की धारा बहेगी ओवरऑल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है धारा जो है इसके कारण जो उत्पन्न हो रही है वो
प्लस का 100 उत्पन्न होगी ए से बी की ओर, और इस वाले के कहाँ जो उत्पन्न होगी उसी दिशा में, ये वाली दिशा, ये हो जाएगी 100 एम्पियर और ये हो जाएगी 90 एम्पियर, दोनों सेम सेम में, तो प्लस का 90 जोड़ दोगे तो 190 धारा आ गई। समझ गए? जब कुछ समझ में ना आए तो कूलम जोड़, कूलम नेट आवेश निकाल के समय का भाग दे दो, उससे भी निकल आएगा। तो ये है मेन। इसमें कई बार ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनेगा, कहीं तुम्हें मिलेगा तो कर लेना, वैसे मिलेगा इसके क्वेश्चन, मिलना चाहिए 100%। ठीक है, चलो फिर बाकी क्वेश्चन करोगे, गलतियां करोगे तो सीखोगे। जब ये तो सब क्वेश्चन के पार्ट है, ये थ्योरी का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट है, विद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, परंतु यह एक अदिश राशि है। ये बात एकदम सही लिखी हुई है, ये एक अदिश राशि है। इस यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया। ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। अच्छा, इसमें कुछ लिखना चाहिए था मुझे, इसमें लिख दो क्योंकि, क्योंकि ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। कहने का मतलब ये है, कैसे इसको सिद्ध करने के लिए भी पूछ सकता है यूपी बोर्ड में कि कैसे। तो क्या होगा, जैसे एक तार ये है, एक तार ये है, जोड़ दिया एक संधि पर, इधर से एक तार निकल रहा है, तो इधर से धारा आ रही 3 एम्पियर की, इधर आ रही 4 एम्पियर की, तो टोटल दोनों जोड़ के कितनी होगी, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो 7 एम्पियर धारा मिलेगी। समझ गए? तो जो नेट धारा मिलेगी, ये I1 की वैल्यू 3 एम्पियर, I2 की 4 एम्पियर, ओवरऑल ये प्रायोगिक मान है। ठीक है, प्रैक्टिकली जब देखते हैं, अगर वेक्टर के अनुसार हम इसको जोड़ेंगे तो I1 का स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos 90, दोनों को हमने 90 डिग्री पे लगा रखा है तारों को। समझ गए? इस तार और इस तार को, तो उनको दोनों के बीच का कोण भी हमको लेना पड़ेगा, कितना 90। जब इसको सॉल्व करेंगे, 3, यहाँ पे क्या होगा कि I बराबर में अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 2 गुणे 3 गुणे 4, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे cos 90 है, 90 का मतलब cos 0, 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, नहीं cos 90 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी उल्टा बोल गया हम, साइन 0 की 0 होती है। तो ये कितना हो जाएगा 1, तो जब ये 1 हो जाएगा, ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 5, एक बार देख लो। पास, चलो सॉरी, देखो वो गलती से बोल गया था मैं 0, यहाँ पे सॉरी 1, ये cos 0 होती है 90 की वैल्यू, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो I डैश इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल, ये प्रायोगिक मान के बराबर नहीं है। जब प्रायोगिक मान के बराबर नहीं है तो इसका मतलब सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है ये वाला सदिश योग है, ये बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का चिन्ह लो, चिन्ह के साथ डायरेक्ट बीजगणितीय योग कर दो, चिन्ह सहित योग कर दो। तो इसलिए धारा जो है सदिश, धारा में दिशा भी है और परिमाण भी है, लेकिन इसको सदिश नहीं कहते हैं। कोई भी राशि हो, सिर्फ दिशा, परिमाण के साथ दिशा हो तो उसे सदिश नहीं कहते हैं हाई स्कूल में, हालांकि कुछ किताबों में लिखा देते हैं, टीचर भी लिखा देता है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको जब तक सदिश नियम से जोड़ने पर अगर योग नियम का पालन कर रहा है तभी उसको वेक्टर बोलेंगे, सदिश बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो ये सदिश योग नियम का पालन नहीं कर रहे, इसलिए ये सदिश राशि नहीं है। तो ये इतना लिखना पड़ेगा, यूपी बोर्ड पूछता है कि धारा सदिश है कि अदिश, अगर अदिश है तो सिद्ध करो, तो इतना लिखना पड़ेगा, काम खत्म। 2 नंबर का पूछेगा। आप नेक्स्ट देखो, किसी धारावाही चालक, इसमें भी छूटा, इसमें कह रहा है यदि किसी धारावाही चालक को बीच से मोड़ दे या गांठ लगाते तो चालक में प्रवाहित धारा परिवर्तित रहती है। ठीक है, जैसे हम लोग जब बल्ब बल्ब जोड़ते हैं, देखते हो करंट तार वार कहीं से जोड़ देते हैं, इसे लपेट देते हैं, तो धारा में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, धारा जितनी बहनी है उतनी बहेगी। ठीक, तो जैसे तुम लोग ऐसे तार जा रहा है ये, और एक, और यहाँ पे लगा दिए और फिर ऐसे बढ़ा दिए, तो इधर से यहाँ पे धारा आई जा रही तो यहाँ से भी धारा आई ही जाएगी, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक, अब है प्रवाह की दिशा परिवर्तन के आधार पर, प्रवाह की दिशा परिवर्तन के आधार पर धारा 2 प्रकार की होती है। प्रवाह की दिशा परिवर्तन
के आधार पर धारा दो प्रकार की होती है, तिष्ठ धारा और तो दिष्ट धारा। तो यदि धारा की दिशा समय के साथ न बदले तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दो प्रकार की होती, स्थायी धारा, परिवर्ती धारा। स्थायी धारा जैसे यदि दिष्ट धारा का परिमाण समय के साथ न बदले तो इसे स्थायी धारा बोलते हैं। जैसे इस दिष्ट धारा में बहुत सारी धाराएं स्थायी होती हैं कि वो शुरू से लास्ट तक एक ही स्पीड से बहती है, ठीक है। तो ऐसी धाराएं तो तुमको जो है, जैसे बैटरी वगैरह होती है, तो बैटरी जैसे जैसे डिस्चार्ज होती जाती है उसमें धारा थोड़ा कम देने लगती है, समझ गए। तो स्थायी धारा बनाने के लिए बहुत सारे फिल्टर्स यूज करे जाते हैं, वो हमारे सिलेबस में भी है नहीं, देखेंगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइलों कंप्यूटरों के अंदर जो धारा बहती है सर्किट्स में या कैलकुलेटर में, वो हमेशा स्थायी धारा ही रहती है, समझे। चार्जर के थ्रू जो हम बैटरी चार्ज करते हैं मोबाइल की, वो अस्थायी परिवर्ती धारा होती है। शुरू में धारा ज्यादा रहेगी या बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे देखो, धारा शुरू में कम होगी, टाइम जैसे कम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा धारा कम हो गई। तो ये एक प्रकार से तुम्हारे मोबाइल चार्जर में बहने वाली धारा हो गई। चार्जर के थ्रू जो हमारे मोबाइल जो चार्जर होते हैं, अडाप्टर होते हैं जो मोबाइल चार्ज करते हैं, ये वाला कहानी हो जाएगी। ये हो गया, ये बढ़ रही है धारा। धारा बढ़ती भी है, ऐसा नहीं है। तो धारा बढ़ेगी कब, उसका कोई कोई केस में धारा बढ़ भी जाती है। जैसे वोल्टेज लगातार हम बढ़ा रहे हैं तो धारा बढ़ जाएगी, वोल्टेज घटा रहे हैं तो धारा घट जाएगी। परिवर्ती धारा स्थायी, यदि जिस धारा का परिमाण इस समय के साथ बदले तो उसे परिवर्ती धारा कहते हैं। और परिवर्ती धारा में ये दो प्रकार की धारा है, दोनों की दिशा बदल नहीं रही। एक होता है जैसे जिस धारा के दो पार्ट हुए, परिवर्ती और अपवर्ती। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा कि स्थायी धारा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि धारा की दिशा बार बार बदल रही। तो धारा क्या होगी, बार बार पहले 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 क्या होगी, मान लो कि तुम्हारा जैसे इस दिशा में बह रही है धारा, देखो इस दिशा में बह रही धारा, तो पहले इस दिशा में बहेगी, फिर जीरो होगी, फिर विपरीत दिशा में बहेगी, समझ गए। फिर विपरीत दिशा में बहेगी, फिर जीरो होगी, फिर तो धारा की दिशा बार बार क्या होगी, पहले इस दिशा में बहेगी, फिर इस दिशा में बहेगी, ऐसे चलता रहेगा कहानी। और बीच में जीरो भी हो जाएगी, समझे। तो इसका हम ग्राफ जब बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं कि पहले मान लो कि प्लस एक्सिस की प्लस ये मान लो समय है टी, तो पहले किसी एक दिशा में बह रही है तो धनात्मक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में बह गई तो उसको ऋणात्मक से ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित कर देते हैं इस तरीके से। तो पहले धारा उस दिशा में बढ़ी, फिर घट के जीरो हुई, फिर विपरीत दिशा में बही, फिर उसी दिशा में बहने लगी जिस जब यहाँ पे थी। इस तरीके से धारा को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। तो ये धारा, इसमें जो है ये लगातार धारा बदलती रहती है, इसलिए इसको स्थायी धारा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं, इसमें स्थायी धारा का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो इसमें एक ही पार्ट होगा, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये बार बार धारा पहले एक दिशा में मान लो उत्तर दिशा में बह रही है, तो दक्षिण दिशा में जो होगी उसको नेगेटिव चिन्ह के साथ प्रदर्शित करेंगे तो विपरीत दिशा में आ जाएगी, ऐसे ऐसे चलती रहेगी। या तो कई बार ऐसे रेक्टेंगुलर एरिया भी मिलते हैं, ये हमारा डायोड ट्रायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह जब पढ़ते हैं तो वहां से मिलता है हमको, कॉम्बिनेशन लगाते हैं, फिल्टर वगैरह यूज करते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, आगे जब बीटेक बीटेक करते हैं तब मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट, यदि बिंदु आवेश की त्रिज्या आर के वृत्तीय पथ पर वी चाल से गतिमान हो तो इसका आवर्तकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा यूपी बोर्ड में पूछता है, इसको यू नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए। ये वाला पॉइंट एक आप पीछे भी बताया था यूपी बोर्ड के लिए, इसमें यही दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है भी यूपी बोर्ड के लिए, बाकी तो कोई नहीं है, ये भी यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें और भी एक दो शायद मिले थे, और कहीं मिला था नहीं। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, टी बराबर 2 पाई r/v में बी। ये क्या होता है, कोई आवेश अगर गति कर रहा है, इधर फिगर तो नहीं बना, नहीं बना, मैं बना देता हूँ। तो क्या होगा, जैसे ये कोई आवेश है, ये आवेश है कोई, तो ये क्या कर रहा है, आर त्रिज्या के मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। इसके एक चक्कर लगाने का समय कैपिटल टी, इसको आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। इसका वेग कितना है v, वेग इसका कितना है v, ठीक है।
तो इस वेग से ये गति कर रहा है, तो इसका आवर्तकाल जब निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी तो हो जाएगी 2πr, वेग इसका जो है चाल तो v होगी ही होगी, तो समय ने एक चक्कर लगाने में समय निकल आएगा। उसके बाद धारा, धारा बराबर होता है q/t, यहाँ से आवेश कितना बह रहा है q, समझ गया। तो एक बार एक चक्कर लगाने में अगर ये एक चक्कर लगाएगा, एक बार इस जगह से एक क्यू पास होगा, 2 चक्कर लगा देगा मान लो, तो ये कैपिटल टी समय में, कैपिटल टी क्या होता है, आवर्तकाल, एक चक्कर में लिया गया समय, तो एक चक्कर में इतना ही आवेश बहेगा, 2 चक्कर में 2q बहेगा, 3 चक्कर में 3q बह जाएगा, इसी जगह से 3 बार आवेश गुजर जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि आवर्तकाल अगर हमको पता है तो आवर्तकाल का मतलब ये होता है कि एक ही चक्कर लगाया, ये तो एक ही चक्कर में सिर्फ एक ही क्यू आवेश अब बहेगा, यहाँ से निकलेगा, क्रॉस करेगा इस पॉइंट को, तो इससे क्या होगा कि हम इस यहाँ से पार करने वाला आवेश क्यू हुआ, कितनी देर में प्रवाहित हुआ, टी टाइम में, तो q/t कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से q/t करोगे और t की वैल्यू ये है 2πr/v ऊपर चला जाएगा। तो ये फार्मूला तो रट के रखना, इस पे सवाल आता है कई बार, क्या है ना, बच्चे नहीं कर पाते हैं, जिसको कंसेप्चुअल पकड़ उतनी अच्छी नहीं है, तो फार्मूला काम देता है, ठीक है। जैसे हम लोग तो बिना फार्मूले के भी निकाल लेते हैं, बस पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे करते हैं बेसिक चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए, ठीक। इसके बाद है चालक में विद्युत धारा।